आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का यानी संख्याओं के वर्गीकरण का सेकंड पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने बताया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तक, और इस वीडियो में हम लोग उसके बाद से देखते हैं। अच्छा चलिए आते स्टार्ट करते हैं। देखिए वहाँ तक हमने बताया था उस वीडियो में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो हो चुका था, और भी वहाँ पर एक बताए थे कि एक होता है इंटीजर बता चुके थे। इंटीजर क्या होता है, ये जीरो और इधर प्लस वाले प्लस 1 2 3 4 5 करके ये प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर माइनस में माइनस 1 2 3 4 करके ये माइनस इनफाइनाइट तक। तो देखिए, तो ये इंटीजर जो है यानी पूर्णांक जो है, इस पूर्णांक को इस बेसिस पर हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोल सकते हैं इंटीजर को कि आपको एक इंटीजर दिख रहा होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक ना। नेगेटिव कहने का मतलब माइनस में, और एक इंटीजर दिख रहा होंगे ये पॉजिटिव में यानी प्लस में, और एक इंटीजर जो दिख रहा होगा ना ही ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है यानी ये न्यूट्रल है, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग इंटीजर को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर में क्या आएंगे, तो नेगेटिव इंटीजर में आपका ये -1 -2 -3 -4 और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक ना। न्यूट्रल में क्या न्यूट्रल में क्या आएंगे, तो न्यूट्रल में जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है वो एक ही मिल जाएगा आप लोगों को, 0। और तीसरा जो है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जो प्लस में हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये प्लस इनफाइनाइट तक। पिछले वीडियो में हमने इंटीजर के बारे में इतना तक तो पढ़ ही लिया था कि इंटीजर क्या क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है, ये इंटीजर होते हैं, ठीक ना। तो अगर किसी को असुविधा होता है इस वीडियो से समझने में तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछला वीडियो देख कर आइए, ताकि यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। अब समझते हैं। देखिए ये तो समझ में आया, इंटीजर को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। हमें ये न्यूट्रल इंटीजर के बारे में नेगेटिव इंटीजर के बारे में और आगे हमें नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक ना। ये न्यूट्रल और पॉजिटिव यानी उदासीन और धनात्मक पूर्णांक को देखिए, यहाँ से हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। ये जीरो जो है ना, जो न्यूट्रल इंटीजर है, और ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो न्यूट्रल इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब है पूर्ण संख्या, याद रहे, पूर्णांक नहीं बोलना है, पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्णांक तो वो है, ये कहलाते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है, तो पूर्ण संख्या में न्यूट्रल इंटीजर आता है यानी उदासीन, और पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक आता है। तो न्यूट्रल इंटीजर और इधर पॉजिटिव वाले जो भी इंटीजर है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो न्यूट्रल इंटीजर को ले लेंगे 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये क्या कहलाता है, होल नंबर, ठीक ना। अब देखिए ये होल नंबर हुआ, होल नंबर के साथ साथ और एक होता है जिसमें होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या, तो देखिए ये सिर्फ न्यूट्रल वाले को हटा दिया जाए, न्यूट्रल वाले को छोड़कर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को लिया जाए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को, यानी कहने का मतलब है अगर ऐसे समझा जाए कि सिर्फ 0 को हटा दें तो ये जो बाकी बात जो बच गए इन्हें हम लोग बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाए, प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। इसमें क्या होता है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर में क्या है, तो हमारा होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक चलता है। और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्या होती है स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 और ये इनफाइनाइट तक चलता है। अब जो चीज़ें 1 से स्टार्ट हो और वो इनफाइनाइट तक लगातार चले तो उसको हम लोग बोल देते हैं गिनती की संख्या। अगर जैसे हमें गिनती लिखना ही रहता होता था, जब हम लोग लिखते थे बचपन में या लिखना होता है तो हम लोग कहाँ से लिखते हैं, 1 से लिखते हैं ना, या तो उसी को बोलते हैं हम लोग गिनती की संख्या। 1 से जो स्टार्ट हो जाए और इनफाइनाइट तक चले वो गिनती की संख्या कहलाती है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमें किसी चीज को गिनना हो या किसी चीज को काउंट करना हो तो हम लोग कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, समझिए इस मार्कर को अगर हमें गिनना हो तो हम लोग कैसे गिनेंगे, ऐसे ना, 1 2 3 4 5, ठीक। तो कहाँ से गिनना स्टार्ट किए, 1 से, और 1 से लगातार गिनते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, गिनती की संख्या कहलाएंगे। अब बहुत सारे सामान रहेंगे, इन्फिनिटी तक रहे, अनंत तक रहे, तो उसको हम लोग
गिनते जाए वो क्या कहलाते हैं? सब तो गिनती की संख्या ही कहलाती है। जो एक से स्टार्ट हो जाए, सीधा सीधा समझिए, जो एक से स्टार्ट होकर गिने वो कहलाती है गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। और इसी नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। इतना दूर तक समझ में आएगा होगा? तब जरा बताइए कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि, समझिए, क्या पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? क्या जवाब होना चाहिए? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या कहने से क्या सेंस हमें समझ में आता है कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक ना, इन्फिनिटी तक, ये क्या है? ठीक, ये सभी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है, तो पूछ रहे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो सभी पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आता है और जीरो तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए कि नो, ठीक ना, नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अगर इसका उल्टा ठीक क्वेश्चन किया जाए, क्या सभी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो समझिए क्या पूछ रहा है। इस बार हमसे पूछ रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। और 0 से स्टार्ट होने के बाद ये 1 2 3 4 5 यानी ये इसमें नेचुरल नंबर भी आ ही जाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं आ ही भी जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि हाँ सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या तो है ही। तो जब सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या है तो हम बोल भी सकते हैं कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इंटीजर क्या है। इंटीजर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो एक तो बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, एक बोल सकते हैं न्यूट्रल यानी उदासीन पूर्णांक, और एक बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक, अब ये न्यूट्रल वाले और धनात्मक वाले इन दोनों को मिलाकर या सीधा कहा जाए कि 0 से लेकर 1 2 3 जीरो को ले लिया जाए और इसमें 1 2 3 4 5 सबको काउंट कर लिया जाए इन्फिनिटी तक, तो क्या कहलाती है? होल नंबर कहलाती है। अगर इस 0 को हटा दिया जाए, सिर्फ एक गिना जाए, ठीक ना, 1 2 3 4 5, यानी कहा जाए कि अगर गिनती की संख्या को देखा जाए, गिनती की जो संख्याएं होती है, ठीक, या फिर गिनती की संख्या बोल सकते हैं, या फिर जो पॉजिटिव इंटीजर है, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं यानी नेचुरल नंबर बोल देते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद से ये हमने बोला कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो यस, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऑड और इवन क्या होता है। सम, ठीक, ऑड और इवन, ठीक ना, यानी विषम और सम संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए ऐसे तो हम लोग ये जो नेचुरल नंबर है इसी को हम लोग इवन और ऑड में बांटते हैं, लेकिन उससे करना क्या है, हम लोग सीधा देख लेते हैं कि ये ऑड और इवन होता क्या है। सम और विषम संख्या, समझिए, एक होता है सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और एक होता है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। पता नहीं उधर दिख रहा होगा कि नहीं, चलिए उधर छोड़ देते हैं। एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। सम संख्या कहने का मतलब इवन नंबर और विषम संख्या कहने का मतलब ऑड नंबर। तो देखिए जो संख्या है, सम संख्या किसे कहता है? तो सीधा सा बात है, जो संख्या 2 से विभक्त हो जाए। एक बार देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं ऊपर। चलिए दिख रहा है। सम संख्या कहने का मतलब क्या है? इवन नंबर।
इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से विभक्त हो जाए, वो कहलाते हैं इवन नंबर, ठीक ना। सीधा सीधा याद रखिए, जो संख्या 2 से विभक्त हो जाए वो इवन नंबर कहलाती है। अब 2 से कौन सी संख्या विभक्त होंगी, तो सीधा सा है, 2 से वही संख्या विभक्त होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ऐसी जितनी भी संख्या आगे मिलती जाएंगी, ये बहुत सारी हैं, ठीक ना, इन्फिनिटी, ठीक, अनंत तक मिलेंगी आपको सम संख्या, ठीक ना, बहुत सारी सम संख्या मिल जाएंगी। ये सब क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से विभक्त हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ तक तो सामने तक तो सभी को समझ में आता है कौन सी दो संख्या 2 से विभक्त हो जाए। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा 2 से विभक्त होने का ये भी याद रख लीजिए, ठीक ना। 2 से कौन सी संख्या विभक्त होती है, जो जिन संख्याओं के पीछे 2 4 6 8 और 0 लगा रहे, ये सारी संख्याएं किससे विभक्त हो जाती है, 2 से विभक्त होते हैं। जिन संख्याओं के पीछे ये संख्याएं लगी रहेंगी 2 4 6 8 0, यानी कहने का मतलब जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 4 6 8 और 0 हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभक्त हो जाएंगी, इकाई का अंक अगर ये रहती हैं तो, ठीक ना। अब देखते हैं ये विषम संख्या क्या है, यानी ऑड नंबर क्या है, ठीक। तो विषम संख्या तो ठीक इसका ऑपोजिट होगा। इसमें क्या है, ये जो संख्या है दो से पूरी तरह से विभक्त हो, वो क्या कहलाती है, सम संख्या। दिख रहा है जी ये मार्कर से, चलिए दिख तो रहा है। अब आते हैं तो विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, समझिए। तो विषम संख्या ठीक इसके उल्टे, जो संख्याएं 2 से विभक्त ना हो। अब 2 से संख्याएं कौन से विभक्त नहीं होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और ये भी इन्फिनिटी तक चलेंगे, ठीक ना। देखा जाए तो एक एक को छोड़ छोड़ कर, ठीक ना, वो एक के बाद 2 को छोड़ दिए, एक को छोड़ा गया, एक लिया गया तो एक को छोड़कर 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर। और ऐसे भी सबको समझ में आता है, जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उन्हें तो समझ में आना ही चाहिए, ठीक ना, कि कौन सी संख्याएं 2 से विभक्त होगी, कौन सी संख्याएं 2 से विभक्त नहीं होंगी, ठीक। तो जो संख्याएं 2 से विभक्त ना हो वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया होगा, इधर लिख देते हैं जो संख्याएं, ठीक इसका उल्टा होगा, जो संख्याएं 2 से विभक्त ना हो वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है। तो 2 से संख्या, अब इसमें ये 2 से कौन सी संख्या विभक्त नहीं होगी, तो इनको छोड़ दीजिए, जिनके पीछे 2 4 6 8 0 लगा रहे उन सारी संख्याओं को छोड़ दीजिए, तो बाकी बात जो भी संख्याएं जो होंगी वो 2 से विभक्त नहीं होंगी और वो कहलाती हैं विषम संख्या, ठीक ना। अब ये बताइए जरा, ये अगर पूछा जाए कि 0 जो है, 0 सम संख्या है या विषम संख्या, तो 0 सम संख्या है या विषम संख्या, इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो 0 सम संख्या या विषम संख्या, इसका पहचान करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, अगर 0 2 से विभक्त हो जाएगा, 0 अगर 2 से विभक्त हो जाता है तो 0 क्या है, सम संख्या है। अगर 0 2 से विभक्त नहीं होगा तो 0 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्या 0 2 से विभक्त होती है। तो 0 को हमें 2 से विभक्त करना, अगर तो 2 से अगर इसको काटने गए तो देखिए 2 का टेबल अगर हम 0 टाइम पढ़े तो 2 इंटू 0 क्या बनाएगा, सबको पता होना चाहिए कि 2 में किसी चीज़ में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, 0 बनता है, यानी यहाँ पर आएगा 0 और ये 0 जो है 2 से विभक्त हो जाएगा। अगर ये 2 से विभक्त होता है तो 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक ना। कंफ्यूज मत होइएगा कि 0 सम संख्या कैसे हो गया, 0 सम संख्या है, यहाँ से हम लोग प्रूव करके देख सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि 0 को तो सम संख्या रख दी, लेकिन देखिए अगर 0 तो सम संख्या है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, ठीक ना। तो 0 सम संख्या है लेकिन सम पूर्ण संख्या है, ठीक। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आप बताइए सबसे छोटी सम
पूर्ण संख्या क्या है, ठीक ना। सबसे छोटी समपूर्ण संख्या, तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए किसका बदला, सम संख्या तो बोल रहा है लेकिन पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक ना। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, सम भी होना चाहिए और पूर्ण भी होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या तो स्टार्ट होता है 0 से और सम होने के लिए कंडीशन है कि वो 2 से विभक्त होना चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटा का बात करें तो सबसे छोटा तो यही हमें मिल जा रहा है 0, जो 2 से विभक्त भी हो जाता है और पूर्ण संख्या में भी आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा समपूर्ण संख्या तो 0 है। अच्छा, बहुत किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 0 तो 2 से ही क्यों, ये तो और भी, अगर 2 से विभक्त हो रहा है तो बाकी बात सभी नंबर से भी विभक्त हो जाएंगे। तो हमने कब कहा है कि बाकी बात नंबरों से विभक्त होने वाली संख्याएं सम संख्याएं नहीं है, बस बाकी बात किसी भी नंबर से विभक्त हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो संख्या 2 से विभक्त होनी चाहिए। अगर वो संख्या 2 से विभक्त होती है तो वो पूर्ण संख्या है। जैसे यहीं पर देखिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या ले लेते हैं, जैसे 12 क्या सिर्फ 2 से विभक्त होती है, 2 से भी विभक्त होती है, 3 से भी विभक्त होती है, 4 से भी विभक्त होती है, 6 से भी विभक्त होती है। तो क्या इन सभी से तो विभक्त हो जाती है, लेकिन हमें इन सभी को देखना ही नहीं है, हमें बस ये देखना है ये 2 से विभक्त होती है या नहीं है। अगर ये 2 से विभक्त होती है यानी सम संख्या है। आप इधर से कोई भी नंबर उठा लीजिए, देखिए 15 जो है 3 से विभक्त हो जाएगा, 5 से विभक्त हो जाएगा, लेकिन क्या ये 2 से विभक्त हो पाएगा, तो 2 से विभक्त नहीं होगा। अगर वो उधर वो 2 से विभक्त नहीं हुआ तो वो विषम संख्या हो गया, और इधर 2 से विभक्त हो गया तो ये सम संख्या हो गया, ठीक। अब 0 जो है उधर किसी भी नंबर से विभक्त हो जाएगी, तो ऐसा कहीं भी मत सोचिएगा कि ये विषम संख्या है, सॉरी कि 0 जो है किसी से भी विभक्त हो जाएगा। तो 0 किसी से भी विभक्त हो या ना उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस ये देखना है कि 2 से विभक्त होता है या नहीं। अगर ये 2 से विभक्त होता है तो ये सम संख्या है, बात खत्म। अब देखिए, तो पूछा था क्वेश्चन सबसे छोटी समपूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी अगर समपूर्ण संख्या पूछा जाए तब होगा 0, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, देखिए इस बार बात किया जा रहा है सम संख्या तो होना चाहिए लेकिन सम प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक ना। इसमें क्या था, इवन होल नंबर था, और इसमें क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, यानी इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक ना। गिनती की संख्या जो है वही क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण संख्या, सॉरी सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इवन नंबर है, तो 1 तो हमें पता है 2 से कटता नहीं है, तो ये तो इवन होगा नहीं, सम होगा नहीं। और क्या, 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है जो प्राकृतिक है, ठीक ना। प्राकृतिक में सबसे छोटी कौन है, तो 2। और पूछा जाए पूर्ण संख्या में सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 0। अब प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2। यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसके बाद ये तो हो चुका ना, इसके बाद हम लोग देखते हैं बस एक लास्ट टॉपिक बच जाता है इसमें का। तो ये इस टॉपिक को देखने के बाद उसके बाद से हमारा ये सारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ कैसे किसी संख्या को पहचानेंगे, कौन सी कैसी संख्या है। लेकिन इसमें का क्वेश्चन अभी तक हम लोग इसके बाद से हम लोग मतलब इस वीडियो के बाद, ठीक ना, इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का लेकर आएंगे उस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ठीक ना, कैसे कैसे प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है, उसमें हम लोग मतलब अगले वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रश्न के बारे में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये सब, ठीक ना, पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। अब आते हैं पहले, अब हो गया ना ये सम और विषम हो गया, सम और विषम के बाद कहाँ गया जी, सम और विषम के बाद हमें देखना है, सॉरी मार्कर गिर गया था। सम और विषम के बाद हमें देखना है कि आपका होता है एक अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, और एक होता है भाज्य संख्या। यानी कि कंपोजिट नंबर। चलिए अब समझते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है, ठीक ना। यानी कि प्राइम नंबर
और कंपोजिट नंबर क्या है। तो देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की पहचान हम लोग इनके फैक्टर के, इनके गुणक के संख्याओं के आधार पर करते हैं। गुणक के संख्याओं के आधार पर करने का मतलब, फैक्टर के संख्याओं के आधार पर करने का मतलब, तो देखिए पहले तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, तो जिन संख्याओं का जो गुणक हो ना, जिन संख्याओं का गुणक, गुणक कहने का मतलब फैक्टर। अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा है ठीक से। फैक्टर 2 से ज्यादा हो, सॉरी 2 से ज्यादा हो बोलना है। जिन संख्याओं का फैक्टर यानी गुणक केवल 2 हो, केवल 2 हो, वो किस में आ जाएंगे, वो अभाज्य संख्या में, ठीक ना। जिन संख्याओं के फैक्टर केवल 2 हो, तो ये आपका ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या किस में आएगा। तो भाज्य संख्या जिन संख्याओं का फैक्टर या गुणक 2 से ज्यादा हो, ठीक ना। जिन संख्याओं का फैक्टर या गुणक 2 से ज्यादा हो वो आता है आपका भाज्य संख्या में यानी कंपोजिट नंबर में, और जिन संख्याओं का गुणक केवल 2 हो वो आते हैं आपके अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कहने का मतलब प्राइम नंबर में। तो देखिए क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या बना। तो देखिए फैक्टर कहने का मतलब क्या है, जैसे हम एक संख्या लेते हैं, ये 2 को लेते हैं, आपसे पूछा जाए इस 2 के कितने फैक्टर हैं, तो 2 के फैक्टर देखने के लिए आप सीधा सीधा देखिए 2 किससे किससे विभक्त होता है। तो 2 तो एक विभक्त हो जाता है 1 से, और किससे विभक्त होता है 2 से, और किसी से विभक्त होगा। या फिर आप 2 को तोड़िए तो क्या क्या तोड़ सकते हैं, 2 into 1 इसी को तोड़ सकते हैं। तो ये इसका फैक्टर है, ये कितने फैक्टर बने हैं इसके, तो इसका 1 फैक्टर और 2 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर हैं। और जिनका 2 फैक्टर हो, जिनका केवल 2 फैक्टर हो, वो किस में जाते हैं, अभाज्य संख्या में। तो 2 को हमें किस में रखना चाहिए, अभाज्य संख्या में, ठीक। अब चलिए देखते हैं आगे, और भी इसका बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे पहचान करते हैं। ये देखिए 3 के कितने फैक्टर हैं, तो 3 का देखा जाए तो 3 के भी 2 फैक्टर मिलेंगे। कैसे, जैसे ये 1, ठीक, ये 1 से विभक्त होगा और किससे विभक्त होगा, 3 से विभक्त होगा। या फिर आप 3 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 into 1 इसी में तोड़ सकते हैं। तो इसका 2 फैक्टर मिले कि नहीं, एक ये और एक ये, तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है। अगर देखा जाए 4 के कितने फैक्टर मिलेंगे, तो देखिए 4 का फैक्टर 1 भी है, ठीक, 4 का फैक्टर 2 भी है, 4 का फैक्टर 4 भी खुद है, ठीक। तो कितने फैक्टर मिले, तो यहाँ पर 3 फैक्टर है, ये तीनों से ये विभक्त हो जाएगा। तो देखिए 4 के मिले हमें 3 फैक्टर, और जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा वो किस में आते हैं, भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में आता है, सॉरी कंपोजिट नंबर में आता है। तो 4 क्या है, भाज्य संख्या। अगर पूछा जाए आपसे ये 5 के कितने फैक्टर बनेंगे, तो 5 का 1 फैक्टर है खुद 1, और ये एक इसका फैक्टर बनेगा खुद 5, इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे। ये किस में आएगा, आपके अभाज्य संख्या में। अगर पूछा जाए बताइए 6 का कितने फैक्टर होंगे, इस 6 के, तो देखिए 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक खुद 1 होगा, एक 2 होगा, ये 1 से भी कटता है 2 से भी कटता है, 3 इसका फैक्टर है, और 6 भी इसका फैक्टर है, ठीक ना। तो इसके फैक्टर कितने बने, 2 से ज्यादा बन गए। अगर ये 2 से ज्यादा बन गए तो ये किस में आएंगे, भाज्य संख्या में। 6 क्या है, भाज्य संख्या, ठीक। फैक्टर कहने का मतलब होता है ना इसका गुणक कहने के बाद, जैसे 6 को अगर हमें तोड़ना हो तो हम कैसे कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे क्या, 2 गुना 3, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, 6 into 1 लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका, अच्छा ठीक ना, ये और कुछ लिख सकते हैं, और कुछ इसको तोड़ सकते हैं नहीं, 2 3 ये 4 फैक्टर बन गए ना इसके, ये इसका फैक्टर है। आप वो इतना क्या फैक्टर, तो ना आप सीधा समझिए ना, ये 6 किससे किससे करता है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, और 6 से भी कट जाएगा। तो ये 6 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो किस में आ जाएंगे, भाज्य संख्या में यानी कंपोजिट नंबर में, और जिसके 2 से
सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो आता है आपका अभाज्य संख्या में, ठीक ना। या फिर आप सीधा सीधा ऐसे भी समझ सकते हैं, जो संख्या किसी से भी विभक्त ना हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या किसी से भी विभक्त ना हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और जो हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल का जो डेफिनेशन होता था वो लिखा रहता था कि जो संख्याएं केवल एक से और खुद से विभक्त हो वो कहलाती है अभाज्य संख्या, ठीक ना। जो संख्याएं केवल खुद से और एक से विभक्त हो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो वो डेफिनेशन सही है नहीं है, लेकिन हालांकि हम वो समझने के लिए ठीक है, हम लोग स्कूल में जो पढ़ते थे उसमें बेहतर है, चलिए ठीक है, उससे समझ जाएंगे। लेकिन बेहतर डेफिनेशन हमारे लिए क्या रहेगा, तो जिन संख्याओं का जो फैक्टर हो केवल 2 हो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि वो समझने तक के लिए ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक को किस में रखना चाहिए, अगर वो स्कूल का डेफिनेशन अगर जब हम लोग पढ़ते थे उस हिसाब से वो बेहतर है बच्चों के लिए, ठीक ना। हम भी लोग पढ़ के आए हैं वही चीज। एक जो है किससे विभक्त होता है, तो एक खुद से भी विभक्त हो जाता है, ठीक, और एक से भी विभक्त हो जाता है, तो इसे हमें रखना चाहिए था अभाज्य संख्या में, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए कि एक के कितने फैक्टर बनेंगे, तो एक का केवल एक ही फैक्टर बनेगा और खुद क्या है एक, और इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। तो एक को हमें किस में रखना चाहिए, तो देखिए अभाज्य संख्या में रखने के लिए इसके केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। केवल 2 कहने का मतलब ना ही 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम, तो इसका तो एक ही फैक्टर बन रहा है, 2 तो बन ही नहीं रहा है। और भाज्य संख्या यानी कंपोजिट में रखने के लिए इसके कितने फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज्यादा, और इसके 2 से ज्यादा भी फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो एक को किस में रखना चाहिए हमें, ना ही भाज्य में और ना ही अभाज्य में। तो याद रहे, नोट कर लीजिएगा, एक, ठीक ना, एक जो है एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्योंकि यहां पर बहुत लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे एग्जाम में मिलता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, लड़के एग्जाम में टिक करके चले आते हैं एक, और वो ऑप्शन में रहता भी है। तो एक ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, ठीक ना। हमारा अभाज्य संख्या स्टार्ट ही होता है, अभाज्य संख्या का स्टार्ट ही होता है 2 से। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है, ठीक ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आपको घुमा फिरा कर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। उसका हम अलग से एक वीडियो में, मतलब इसके बाद वाले वीडियो में ही सिर्फ अलग से सिर्फ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक ना। अभी हम फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये हो गया भाज्य और अभाज्य, समझ में आ गया होगा, ठीक ना। भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब देखिए अभाज्य संख्याओं को, अब ये भाज्य संख्या को छोड़िए, ठीक, यानी कंपोजिट नंबर को छोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये अभाज्य संख्याओं को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 पार्ट क्या क्या हैं, ठीक, 2 टाइप से हम लोग इसको देख सकते हैं अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, एक को बोलते हैं आपका को प्राइम नंबर यानी स अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या, अरे यार तो चल नहीं रहा है ठीक से, मार्कर में ही गिनाना होगा। स अभाज्य संख्या यानी कि आपका कहा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, ये ठीक है। सभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर कभी कभी ना आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि बताइए 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर या फिर पूछ सकते हैं 51 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, या फिर ये पूछ देता है बताइए 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ऐसे तो अभाज्य संख्याएं हम लोग लिख कर निकाल सकते हैं, ठीक ना। कितनी अभाज्य संख्या हम लोग देख सकते हैं, गिन सकते हैं, लिख कर देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। लेकिन चेक करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है ना, तो बेहतर होता है कि उसको याद कर लेना, ठीक ना। तो अब याद ही कर लीजिए, बेहतर रहेगा। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर, ठीक ना, 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो 1 से 50 के बीच में आपको अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगे 15, ठीक। अगर पूछा जाए 51 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी, तो 51 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है 10। और इस तरीके से हम लोग टोटल बोल सकते हैं क्या, 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो 1 से 50 के बीच में 15 और 51 से 100 के बीच में 10। इस हिसाब से टोटल कितने मिलेंगे, 25। तो 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25। 1 से 50 के बीच में 15, 51 से 100 के बीच में 10, ठीक है।
अब हम लोग बात कर रहे थे इधर सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, और एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर। देखिए सअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या कहने का क्या मतलब है। सअभाज्य संख्या का अगर देखा जाए डेफिनेशन, अगर बोला डेफिनेशन समझने के पहले इसको हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि सअभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो जिन संख्याओं के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक ना, जिन संख्याओं के बीच एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। कॉमन फैक्टर मतलब एक जैसा कोई फैक्टर ना हो। अब एक को छोड़कर क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे जब अभाज्य और भाज्य का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो हम लोग फैक्टर जब निकाल रहे थे तो हमें समझ में आ रहा था कि उस समय कि एक तो सबके लिए फैक्टर बन जाता है, एक सबका फैक्टर है। तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं एक को छोड़कर और कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो वो कहलाती है सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक ना, चलो ये डेफिनेशन को हम ले, ये बेहतर डेफिनेशन होगा कि जिन, सीधा सा शॉर्टकट में लिख देते हैं, जिनका एचसीएफ, ये एलसीएम एचसीएफ बहुत किसी को नहीं पता होगा, ठीक ना, जिनके पता है उन्हें तो ठीक है, और ऐसे तो पता होना ही चाहिए, ये तो हम लोग बचपन में पढ़ के आए हैं। जिनका एचसीएफ यानी मौसा एक हो वो किस में आ जाएंगे? आपके सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर में। जैसे अब देखिए दोनों चीजें हम समझा रहे हैं। क्या कहने का मतलब है? जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, ठीक, एक को छोड़कर और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं जिनका एचसीएफ एक हो वो क्या कहलाते हैं? आपके आ जाएंगे सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद से समझ में आएगा। देखिए जैसे ये 2 और 3 लिखे हमने, ठीक ना, ये 2 और 3 में देखिए तो इस 2 का क्या क्या फैक्टर है? तो 2 का फैक्टर एक है 1 और दूसरा क्या है 2। इस 3 का फैक्टर क्या क्या है? तो इस 3 का फैक्टर है 1 और 3। इनमें देखिए तो कुछ कॉमन फैक्टर है, किसको छोड़कर? सिर्फ एक को छोड़कर और भी कुछ कॉमन है। देखिए एक तो दोनों में कॉमन था और ये एक हमेशा कॉमन रहेगा क्योंकि एक सबका फैक्टर है। तो एक को छोड़ देते हैं और इस एक को छोड़कर देखिए और भी कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो आप देखेंगे कोई और कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। इसका फैक्टर मिल रहा है 2 और इधर 3, दोनों अलग अलग फैक्टर है। अगर ये दोनों अलग अलग फैक्टर है तो ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों मिलकर कहलाएंगी को प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य संख्या। या फिर आप इनका एचसीएफ भी निकाल कर देखिए, 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 2 और 3 का एचसीएफ होगा 1, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं। देखिए और एग्जांपल के तौर पर समझिए, ये 3 और 5, ठीक ना, ये भी क्या है? इनमें भी देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। 3 का फैक्टर क्या क्या होगा? 3 और 1। 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 और 1। ये 1 तो सब में कॉमन रहता है, इसको हटा देते हैं। और कोई कॉमन फैक्टर है तो और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। इधर 3 मिल रहा है, इधर 5 मिल रहा है, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। या फिर आप इनका एचसीएफ भी निकाल कर देखिए, एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? 3 और 5 भी क्या है? को प्राइम नंबर है। ये खुद क्या है? को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है। अच्छा और देखिए समझिए एक बात को, यहाँ पर बोला है ना सअभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर, तो ऐसा मत समझिएगा अगर सअभाज्य बोला जा रहा है तो संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है, ठीक ना। अभाज्य होना जरूरी नहीं है, उनका प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। बस उनमें ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए कि उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो या फिर उनका एचसीएफ 1 हो। जैसे अब देखिए हम दो भाज्य संख्या ही लेते हैं, ठीक ना, 2 कंपोजिट नंबर लेते हैं, फिर भी वो आपस में मिलकर अभाज्य संख्या बन सकती है। या फिर एक कंपोजिट लेते हैं और एक प्राइम नंबर लेते हैं, दोनों को मिलाकर देख लेते हैं। देखिए ये अगर बात किया जाए 5 और 8, देखिए 5 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। 5 का क्या क्या फैक्टर है? तो 5 है और 1 है। इस 8 का फैक्टर क्या क्या है? 2 है, 4 है और 8 है, एक भी है। तो एक को तो हम लोग छोड़ देते हैं और कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक ना। अगर इन दोनों में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कैसी संख्या है? ये सअभाज्य संख्या। अच्छा वहां तक दिख रहा है तो लिखे जा रहे हैं, समझ में हमें नहीं आ रहा है, ठीक है चलिए, अभी तक तो दिख रहा था, ठीक ना। यहां तक ये क्या है? सअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या फिर आप इनका एचसीएफ निकाल कर देखिए, ये क्या होंगे? इनका एचसीएफ भी 1 आएगा। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए 8 क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक, कंपोजिट नंबर है, फिर भी ये 5 के साथ मिलकर कैसा बना लिया? ये सअभाज्य संख्या बना लिया, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संख्याएं भाज्य हैं या अभाज्य हैं, बस हमें
ये समझना पड़ेगा कि उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है, कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, एक को छोड़कर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर उनका एचसीएफ निकाले तो 1 है। अब हो सकता है कि दोनों ही संख्याएं भाज्य हो, फिर भी वो एक साथ मिलकर अभाज्य बन सकती है। जैसे देखिए 8 और 9, अगर इनमें देखा जाए तो दोनों ही देखिए, दोनों ही कंपोजिट नंबर है, फिर भी ये दोनों एक साथ मिलकर सभाज्य बन नहीं है, को प्राइम। क्यों? क्योंकि इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक को छोड़ देते हैं, ठीक ना, एक से कोई मतलब नहीं है। 8 का फैक्टर 2, 4 और 8, ठीक ना, यही फैक्टर हो सकते हैं। इस 9 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 9 का फैक्टर होगा आपके पास, एक तो एक को छोड़ देते हैं, एक से हमें कोई मतलब है नहीं, 3 और 9, ये 2 फैक्टर और मिल गए। इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, एक तो दोनों में रहता, एक को हटा देंगे। और भी कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो ये कैसी नंबर है, तो ये को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है। या फिर आप 8 और 9 का एचसीएफ निकाल कर देखिए, ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। और भी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ठीक ना। अब आप समझ गए होंगे, जैसे ये 16 और 25, 16 और 25, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, या फिर इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ये कैसी संख्या है, सअभाज्य है। हालांकि ये दोनों ही कैसी संख्या है, भाज्य है, लेकिन दोनों आपस में मिलकर कैसी संख्या बना ली, सभाज्य संख्या। आशा करते हैं ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा सभाज्य क्या होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर यानी जुड़वा भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो देखिए जुड़वा भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनके बीच, इनमें क्या होता है, इसमें दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। क्या, तो दोनों संख्याएं अभाज्य तथा दोनों में दो का अंतर हो। कहने का मतलब क्या है कि इसमें होना है, इसमें जरूरी है कि दोनों संख्याएं क्या होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए, और दोनों संख्याओं में अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। दोनों संख्याओं में अभाज्य भी होना चाहिए और दोनों का अंतर 2 भी होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर आपसे बात किया जाए कि बताइए ये 3 और 5, देखिए 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, दोनों ही संख्याएं अभाज्य है। और इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर अगर देखा जाए तो 2 भी आएगा। तो ये कैसी संख्या है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक ना। 5 और 7 ये भी दोनों अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 11 13 ये देखिए, ये दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर 2 है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 1 और 3 जैसे ही देखने जाएंगे ये हो जाएगा गलती, जैसे इसको जुड़वा अभाज्य संख्या मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। और इसके ठीक पहले बता रहे थे, एक तो है ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से आप देखिए 17 19, ये कैसी संख्या है, दोनों संख्याएं कैसी है, अभाज्य है और दोनों के बीच का अंतर 2 है। तब आशा करते हैं कि आपको ये सभाज्य यानी को प्राइम नंबर और जुड़वा भाज्य यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के सारे जो कॉन्सेप्ट थे, जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी, उसको हमने समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो सिर्फ क्वेश्चन के लिए होगा। चलिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।